ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आप जैसा कि जानते हैं, अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल एनसीपी के अंदर बल्कि राज्य की राजनीति के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर नया डिप्टी सीएम कौन होगा, किस पार्टी का होगा, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का भविष्य क्या होगा, क्या उनके सभी नेता घर वापसी की पार्टी में वापस जाएंगे या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अजीत पवार हादसे से पहले चाचा शरद पवार के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे थे। इस प्लान से बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला था। अजीत पवार एनसीपी को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाले थे। 8 फरवरी को वो एक ऐसा धमाका करने वाले थे महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका असर सीधा सीधा बीजेपी पर होता है। ये खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में। लेकिन इस फैसले के पहले बारामती में हुए विमान हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये महज दुर्घटना पीछे कोई सियासी कहानी छुपी है। इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा और क्या अजीत पवार की पार्टी वाकई में बिखर जाएगी या शरद पवार के साथ सारे नेता जाएंगे, बीजेपी किसे अगला डिप्टी सीएम बनाएगी। तमाम और इन सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत के शेयर मार्केट में तबाही मची हुई है और कैसे शंकराचार्य ने अब योगी से ही सबूत मांग लिया है कि आप हिंदू है या नहीं, पहले उस बात का सबूत दीजिए, फिर हम शंकराचार्य हैं या फिर नहीं है उसका सबूत देंगे। तो उसको भी आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि लगातार चर्चाएं चल रही हैं जब से अजीत पवार का निधन हुआ है कि आखिरकार जो एनसीपी है उसकी आगे की स्थिति क्या होगी, और अब इसको लेकर के तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। और एक रिपोर्ट आई है एनसीपी की, एक रिपोर्ट आई है जो है ये आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि एनसीपी के दोनों गुट फरवरी में फिर से एक होने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन अजीत पवार के निधन के कारण इसे टाल दिया गया। हाल ही में चाचा और भतीजे पुणे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक हुए थे, जिसके बाद एनसीपी के एक होने की अटकलें तेज हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा भी है कि एनसीपी के दोनों गुट 8 फरवरी को साथ आने का ऐलान करने वाले थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि विलय को लेकर चर्चाएं काफी आगे बढ़ गई थी और जो उनकी पार्टी के 2 बड़े नेता हैं उन्होंने इस अखबार को जानकारी दी है कि जो जिला परिषद चुनाव है उसके बाद औपचारिक ऐलान होने वाला था, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये हादसा हो गया तो उसकी वजह से अब चीजें रुक गई हैं और लगातार इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो गई हैं कि अजीत पवार क्या बड़ा फैसला लेने वाले थे, इसीलिए इस प्रकार की घटना क्या सामने आई है और भी कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जो सवाल सबके मन में पनप रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर कि जो अजीत पवार योजना बना रहे थे, क्या अब इसमें शरद पवार सफल हो पाएंगे, शरद पवार एक कर पाएंगे दोनों एनसीपी को? जय संविधान। देखिए, वास्तविकता यह है, विकल्प क्या थे। अगर मान लीजिए जो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी है इसको सोचें, इसके विकल्प क्या थे। देखिए, ये तो अंदेशा हो रहा था, ये तो इंडिकेशंस हो रहे थे कि शरद पवार अजीत पवार बार बार मिल रहे थे और अजीत पवार ने जिस प्रकार का एग्रेसिव स्टैंड ले रखा था जब उन्होंने कहा था कि जिसपे ये 70,000 करोड़ के आरोप लगा रहे थे वो आज राजस्व मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठा है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अब सवाल यह है, ये बात तो देखिए लग रही थी कि शरद पवार और अजीत पवार एक होने वाले हैं, लेकिन एक होने के बाद ये महाविकास अघाड़ी में रहने वाले थे या महायुति में रहने वाले थे, ये बड़ा प्रश्न था। देखिए, अटकलें दोनों तरफ से थी। एक अटकल ये थी कि अजीत पवार पूरी तरह से शरद पवार के साथ आ जाएंगे और जो शरद पवार चाहते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार करें,
और दिल्ली की राजनीति सुप्रिया सुले करें, ये प्लानिंग, एक तरफ की प्लानिंग ये थी। और ये भी था कि सुप्रिया सुले या तो ये है कि ये लोग महायुति में शामिल हो जाएं, महाविकास आघाड़ी को छोड़ दें, अजीत पवार वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहें और सुप्रिया सुले दिल्ली के अंदर मंत्री बन जाए। ये दो विकल्प थे। अब इसकी संभावना किसकी ज्यादा थी? देखिए, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना विचार है, अब तो अजीत पवार है नहीं, शरद पवार क्या करेंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एकजुट होने के बाद ये किधर जाने वाले थे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। शरद पवार की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि शरद पवार के संबंध राष्ट्रीय सेठ से हैं और सुप्रिया सुले भी कई बार कह चुकी हैं कि राष्ट्रीय सेठ जो है वो हमारे चाचा हैं और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। शरद पवार भी राहुल गांधी का इस बात के लिए विरोध कर चुके हैं कि आप राष्ट्रीय सेठ का विरोध क्यों करते हैं। खुल के उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीय सेठ का साथ दिया है। अब सवाल ये उठता है, अजीत पवार को भी ये पता है, शरद पवार को भी ये पता है कि आज की परिस्थिति में चुनाव आयोग के इस प्रकार के रूप से और न्यायालयों के रुख से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना एक प्रकार से बड़ी टेढ़ी खीर है। जनता तो अपोजिशन के साथ होगी लेकिन जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी वाली ये स्थिति हो रही है। भाई, पूरे देश से आप देखिए, एसआईआर के माध्यम से 1-1, 2-2 करोड़ वोट जो है हर स्टेट से कम हो रहे हैं। भाई, हर स्टेट से कम हो रहे हैं, इसका माने 2024 का चुनाव भी फर्जीवाड़े का चुनाव था। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने शायद कहा था कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, जिसमें से 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्योंकि मानी बात है, वो जो फर्जी वोट जुड़वाए गए थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ने जुड़वाए गए थे। अब एसआईआर के माध्यम से कहीं फायदा हुआ, कहीं नुकसान हुआ। और योगी आदित्यनाथ को लगता था कि बड़ी मेहनत से जो हमने 2017 में और 2022 में फर्जी वोट जुड़वाए थे, अगर वो वोट कट जाएंगे तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों में एकीकरण होने वाला था, लेकिन एकीकरण के बाद क्या होने वाला था, क्योंकि उसके बाद जो शरद पवार का स्टेटमेंट आया और तुरंत स्टेटमेंट आया, उससे प्रश्न तो खड़ा हुआ। देखिए, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, इस पे राजनीतिकरण इसका न किया जाए, ये दुर्घटना थी, इसके पीछे कोई वो नहीं है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है। भाई देखिए, जब तक जांच न हो जाए, क्योंकि रहस्य तो है, भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेवल का आदमी जो कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे नेता अजीत पवार के लिए रो रहे हैं, यहां तक कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग भी रो रहे हैं। इसका माने अजीत पवार पॉपुलर लीडर तो थे, मेहनत तो करते थे, जनता से उनका जुड़ाव तो था। ऐसे नेता का जैसे जनरल रावत के साथ हुआ, जैसे इनके साथ हुआ, जैसे रूपाणी साहब के साथ हुआ, तो संशय था। लेकिन शरद पवार का ये कहना विदिन 24 आवर्स कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, ये एक प्रकार की दुर्घटना है, मेरे ख्याल से किसी को भी प्रिएम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। तो मुझे अब देखते हैं, 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि शरद पवार का रुख क्या है। क्योंकि शरद पवार 84 साल के हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अब क्योंकि पीढ़ी को आगे बढ़ाना है और सुप्रिया सुले को उन्हें स्थापित करना है। अजीत पवार के वैक्यूम क्रिएट होने के बाद महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी लीडरशिप, क्योंकि अजीत पवार जो थे एक ऑर्गेनाइजर थे, सुप्रिया सुले ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन उनको इस बात की जरूर सहानुभूति है, एक सज्जन नेता है, एक अच्छी नेता है कि वो शरद पवार की पुत्री हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी शरद पवार की है या अजीत पवार की है, मेरे ख्याल से शायद। तो परिस्थिति यह है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मैं तो अभी नहीं कह पाऊंगा कि षड्यंत्र था या ये एक दुर्घटना थी, जब तक पता ना चल जाए। क्योंकि जैसे अहमदाबाद क्रैश हुआ, अभी तक हमें नहीं पता चला कि वास्तविकता क्या थी, वो दुर्घटना थी या साजिश थी या क्या था। लेकिन इतने बड़े नेता का, जैसे प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि वो अजीत पवार जिंदा थे और उसके बाद विस्फोट हुआ, उसके बाद उनकी मौत हुई, ये भी खबरें आ रही हैं। अब कैसी खबरें हैं, क्या खबरें हैं, खबरें तो आप जानते हैं, जब तक जांच नहीं हो जाएगी, जब तक स्पष्टता बाहर नहीं आ जाएगी, तब तक इस प्रकार की खबरें चलती रहेंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में बहुत कमजोर दिल के आदमी, जैसे वो एक बिहार के नेता हैं शकील अहमद, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनके पिताजी भी कांग्रेस के नेता रहे, उनके ग्रैंडफादर भी। आजकल वो अनर्गल प्रयास देने पे लगे हुए हैं और बिल्कुल उसी प्रकार के बयान दे रहे हैं जैसे हेमंत विश्व शर्मा दिया करते थे। तो इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस के मुसलमान नेता हैं, वो आज के तारीख में उनकी रेट लिस्ट जो है थोड़ी आगे हो गई, हाई हो गई।
और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जितने मुसलमान नेता, गुलाम नबी आजाद इसी तरह से कह के निकले थे, ये कह के निकल रहे हैं, आप राहुल गांधी पे टिप्पणियां कर रहे हैं। 20-40 साल ये लगातार रहे, इन्हें भी राहुल गांधी की कमियां नजर नहीं आई। राहुल गांधी तो 15 साल से पार्लियामेंट के अंदर हैं और इस प्रकार से फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन अभी इनको पता चला जब 2 टिकट ये अपने लोगों को दिलाना चाहते थे। तो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी के जो मुसलमान वोट है कांग्रेस से बंट के वो एआईएमआईएम की तरफ चला जाए या इस तरह के लोगों के साथ चला जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी के मामले में किया है, ये एक इतना भयंकर खेल है, ऊंट किधर करवट बैठेगा ये पता चलाना बड़ा मुश्किल है। तो अजीत पवार का, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, लेकिन उद्धव ठाकरे का तो देखिए बड़ा क्लियर है, क्योंकि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनके बारे में तो कोई संशय नहीं है। और उद्धव ठाकरे का शिवसेना का अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा बेनिफिशियल है और कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मानी बात है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का और कांग्रेस की पार्टी का आपस में एकजुट होकर चुनाव लड़ना दोनों को फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि अगर उद्धव ठाकरे अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है। और जो ये यूजीसी बिल के मामले में हुआ है, इसमें यह बात बिल्कुल पक्की है कि सवर्ण वोट जिसको भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उसके जेब में बैठी है, कुछ भी हम कर लें, ये इनको वोट देंगे ही देंगे या एब्सटेन करेंगे, और ओबीसी और दलित। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है और ये प्रश्न भी लोग उठा रहे हैं, बड़ी सही उठा रहे हैं। 13 महीने तक किसानों के आंदोलन के बाद 500 लोगों की शहादत के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस न लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, और यहाँ पे 3 दिन के अंदर वो स्टे हो गया। और सॉलिसिटर जनरल जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, उन्होंने कोई टाइम नहीं मांगा और उसको बिल्कुल स्टे को हो जाने दिया। इसका मतलब यह है कि वास्तविकता में जो ओबीसी और दलित के बारे में कहा जा रहा था कि उसके शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी, तो अब ये खेल जो है दोनों तरफ जा सकता है। एक तरफ तो ये भी जा सकता है कि सवर्ण भी बीजेपी को वोट दे दे और ओबीसी दलितों को भी ये लगे कि देखिए कानून लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करा दिया, इसलिए वो भी वोट दे दें। और ये भी हो सकता है कि जो अपर कास्ट है, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, और जो ओबीसी दलित है, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बुरी तरह से टूट गया है। अभी तक होता क्या था कि ये जो 15% ही केवल सवर्ण होते थे, लेकिन इनके पास एक इन्फ्लुएंस करने की पावर होती थी, कन्विंस करने की पावर होती थी। इनका फायदा ये था क्योंकि इंडस्ट्री इनकी है, दुकानें इनकी हैं, पैसा इनके पास है, कम्युनिकेशन पावर इनके पास है, ओबीसी दलित इनके यहाँ नौकरी करते हैं, इसलिए वो उनको इन्फ्लुएंस कर लेते थे। लेकिन हमने देखा है कि 3 दिन के अंदर जो इनके बीच का कम्युनिकेशन टूटा है, जैसे ओबीसी, अब मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ, दोनों गुट आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे खड़े हुए हैं, एक प्रकार की शत्रुता पैदा हो गई है ओबीसी दलित और सवर्ण के बीच में। और ये बात बिल्कुल पक्की है और ये भी सही है भाई। ये चंद्रशेखर ने कहा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो दलित नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीरियस है, मान लीजिए अगर सीरियस है, भाई बिना सोचे समझे तो आपने ये निर्णय लिया नहीं होगा, सोच समझ के निर्णय लिया होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से लिया होगा। इसलिए तो नहीं लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिला के हम दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं तो पार्लियामेंट में कानून पास करा दें, और जब कानून पास हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा। जैसे आपने बहुत सारे कानून पास करा दिए, 3 किसान बिल भी आपने पास करा दिए थे। तो अब सवाल ये है, अब देखना है कि इसका चंद्रशेखर फायदा उठाते हैं। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाकी जो दलित नेता हैं वो एक शब्द नहीं बोले, केवल मैं सामने आया, तो ये पोलराइजेशन होने की संभावना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक हम ये सुनते थे, हिंदुओं को कहते थे योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे। अब सवाल यह है, हिंदुओं को बांटना और हिंदुओं को काटना, यह भी सत्ता पक्ष ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, और हम बात कर रहे थे एनसीपी की कि उनका भविष्य क्या होने वाला है, और इस भविष्य को लेकर के बहुत सारे सवाल पनप रहे हैं लोगों के मन में। और इस बीच एक खबर आई है कि महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल, फडणवीस से मिले एनसीपी नेता, अजीत पवार की विभागों पर ठोका दावा। तो अब एनसीपी को इस बात की चिंता है कि जो अजीत पवार के पास विभाग थे, जो उनका पद था, जो जिस प्रकार से वो उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उनके पास महत्वपूर्ण विभाग भी थे,
क्या वो उन्हें उनकी ही पार्टी को वापस मिलेंगे या फिर बीजेपी अपने पास रख लेगी? तो इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो चीजें थी वो सामने आई और जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्होंने ये सारी चीजें उनसे बताई और जो चर्चा है वो चल रही है सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की और बताया जा रहा है कि बीजेपी भी शायद इससे सहमत है कि भाई एनसीपी से ही होना चाहिए। वही सीएम से प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने भी मुलाकात की और इसी संभावना जताई जा रही है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाएगी या फिर सारे जो विभाग एनसीपी के पास थे, अजीत पवार के पास थे, वो एनसीपी के पास ही रहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, भाई ठीक है, बना दें अजीत पवार जी की पत्नी को, क्या किसी को आपत्ति होगी? लेकिन वो राज्यसभा की मेंबर हैं, वो विधानसभा में या विधान परिषद में नहीं है, तो उनका अधिकार नहीं है वहां मंत्री बनने का। लेकिन अगर परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे जय शाह साहब हैं, अमित शाह साहब के बेटे हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, और डोवल साहब के बच्चे भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, तो बड़े बड़े लोगों के लोग, बड़ी बड़ी इनकी बातें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो भी वहां का ऐसा विधायक हो जिसकी, वहां अजीत पवार की बात दूसरी थी, शरद पवार की बात दूसरी है, लेकिन वहां जमे जमाए जो विधायक हैं, जो 5-5, 6-6 बार से चुनाव जीत रहे हैं और क्षेत्र में पकड़ है, और जो इस प्रकार से कर सकते हैं, वरना अजीत पवार की विरासत खत्म हो जाएगी। क्यों? मुझे नहीं लगता कि उनकी पत्नी, भाई मानी बात है, लिमिटेशंस होती हैं। अजीत पवार हर आदमी नहीं बन सकता कि सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक लोगों से मिलता रहे, या शरद पवार। तो अगर उन्हें लगता है कि शी कैन हैंडल इट, और जो अब विरासत है अजीत पवार की, उसको अगर आगे बढ़ाना है, तो ये तो सुनेत्रा पवार को खुद डिसाइड करना है कि वेदर शी शुड बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शी शुड डिप्यूट समबडी एल्स हु कैन कीप द पार्टी इंटैक्ट। तो पार्टी को इंटैक्ट करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, केवल परिवार के सदस्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी जाने और एनसीपी जाने। बिल्कुल सर, अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत के भविष्य पर जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो शेयर मार्केट को लेकर के जिस प्रकार की जो परेशानियां सामने आ रही हैं, जिस प्रकार की खबरें सामने आई हैं, वो वाकई में डराने वाली हैं। और हमने देखा कि शेयर मार्केट जो क्रैश हुआ है आज और 15 मिनट में 4 लाख करोड़ डूब गए और ये बजट से पहले का झटका है और बजट अब पेश होने वाला है, तो उसके पहले इस प्रकार की जो खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे जो 32 लाख करोड़ रुपए हैं वो भी डूब गए और जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है जो पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखने को मिली। हालत ये हो गई है कि एक झटके में इतने सारे रुपए जो है वो 32 लाख करोड़ रुपए डूब गए और इसके साथ ही साथ भारत के शेयर मार्केट में भी कत्लेआम मचा हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि सोने और चांदी में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तीनों जो खबरें एक साथ आ गई हैं, अचानक से कभी सोना बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और उसके बाद में ये जो खबर आई है शेयर मार्केट को लेकर, माइक्रोसॉफ्ट को लेकर, इन सारी खबरों को लेकर आप क्या कहेंगे कि देश किस दिशा में जा रहा है? देखो, सीधी सी बात है निधि, कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे में सधी सधाई भाषा में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने पॉजिटिविटी दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर अंडरलाइन फैक्टर्स को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बता रहा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो लगातार बना हुआ है। पूरा जो वर्ल्ड का टोटल एक्सपोर्ट है वो 16-17 ट्रिलियन डॉलर्स का है, जिसमें हमारा योगदान केवल 2% का है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में आप ये बताइए निधि कि 2014 में मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो आपने बनाया था, जिसमें एक शाह दहाड़ता हुआ शेर दिखाया था, आपको याद होगा, 11 साल के बाद वो शेर क्यों बनाया था, मेक इन इंडिया क्यों बनाया था? भाई इसीलिए बनाया था ना कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको आगे बढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन था? चाइना। क्योंकि विश्व चाहता था कि चाइना का एक विकल्प ढूंढा जाए और भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता था, इसीलिए हमें आशा थी। हुआ क्या कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में 17% था, जो घट के 13% हो गया। इसका माने मेक इन इंडिया के कारण बढ़ना चाहिए था हमारा मैन्युफैक्चरिंग, वो घट गया। हमारा चाइना से ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव से और नेगेटिव हो गया।
इसका मतलब हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना था। हमने किया कि उनके यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनके इंपोर्ट हमारे यहाँ के हमने जो उनसे इंपोर्ट करते हैं वो डबल हो गया और हमारा एक्सपोर्ट केवल 15% बढ़ा। इसका मतलब यह है कि हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी का फायदा उठाया चाइना ने। अच्छा, अभी आ जाइए ट्रेड डील पे जो आपने यूरोप से की है। पहली बात तो अभी ये ट्रेड डील जो है केवल साइन हुई है। जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो अपनी पार्लियामेंट से इसको अप्रूव कराएंगे, उसके बाद ये लेकिन अब आपने कर क्या दिया, जो महंगी कारें हैं 2.5 लाख तक महंगी कारें हैं इंपोर्ट होंगी। अब आप खुद सोचिए, हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 50% है। 50% माने हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है वो कार्स पे चल रही है, ऑटोमोबाइल्स पे चल रही है, और उसमें 2.5 लाख महंगी कारें आप विदेश से मंगा लेंगे। पहले आपका 110% का इंपोर्ट ड्यूटी थी, अब उसको घटा के 40-50% कर देंगे, फिर उसको 10% कर देंगे। तो मानी बात है कि अगर इंपोर्टेड कारें आएंगी तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग में कार मैन्युफैक्चरर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। बाकी इसका मतलब है जो ऑटोमोबाइल को छोड़ के आपकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। 50% कंट्रीब्यूशन इज ओनली बाय कार मैन्युफैक्चरर्स एलोन। अच्छा, आपके साथ मुश्किल क्या है, भारत के साथ मुश्किल क्या है, हमारे देश के साथ मुश्किल क्या है, जो चीजों हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कमोडिटीज हैं। जैसे बासमती आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, आप मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, आप श्रिम्प्स एक्सपोर्ट करते हैं, गौमांस भी करते हैं। हमारी मोदी जी की सरकार जो है गौमांस भी एक्सपोर्ट करती है। ये क्या चीज है, ये कमोडिटीज हैं। अच्छा, जब कमोडिटीज हैं तो 10 एक्सपोर्टर्स होंगे तो बाहर के बायर जो हैं उनमें आपस में रेट वॉर कराएंगे और सस्ते माल खरीद के ले जाएंगे। विदेश में जो चीज बन रही है, जो यूरोप में बन रही है, जो चाइना में बन रही है, जो अमेरिका में बन रही है, वो चीजें कौन सी बन रही हैं? स्पेशलिटी आइटम बन रहे हैं जिसको हर आदमी नहीं बना सकता। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल भी है वो भी बेसिक ड्रग्स हैं, स्पेशलिटी ड्रग्स नहीं है। तो आप बल्क ड्रग्स तो बना लो, क्या अंतर पड़ता है? चाइना से रॉ मटेरियल बनाया आपने, थोक में बना दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन जो स्पेशलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़नी चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो अगर यूरोप के लिए मार्केट खोल दोगे आप, अब ये हो गया शादी हो गई साहब, लड़के लड़की की तो बड़ी खुशी हो रही है, होती है, खुशी मनाई जाती है जब शादी होती है। अब क्या पता कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है, ये तो बात है। लेकिन केवल लड़के को फायदा हुआ कि उसे अच्छी लड़की मिल गई है, लड़की को फायदा हुआ कि लड़का अच्छा मिल गया। लेकिन मुझे ये लगता है इसका फायदा यूरोपियन यूनियन को होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में मंदी आ रही है और भारत एक बहुत बड़ी कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो अगर यूरोप को अपना माल भारत के अंदर डंप करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि भारत इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगा और उनकी पॉपुलेशन कम है और जीडीपी ज्यादा है, वो अपना माल हमारे यहाँ ठोक देंगे। भाई हमारे यहाँ सरप्लस ही नहीं है, जब मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ कर ही नहीं रहे तो एक्सपोर्ट क्या कर दोगे? अब दाल एक्सपोर्ट कर दो तुम, चावल एक्सपोर्ट कर दो तुम, श्रिम्प एक्सपोर्ट कर दो, भाई उससे कोई हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट होगा। ठीक है, हमारे जो श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें फायदा हो जाएगा, बासमती एक्सपोर्टर्स। तो आपने कोई अपनी न्यूसेंस वैल्यू नहीं बनाई। अब जैसे चाइना ने बंद कर दिया, पूरे विश्व को धक्का दे दिया जब उन्होंने कहा कि साहब हम ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है आप लोगों को नहीं देंगे, लोग झुक गए। हमारे पास ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम उन्हें ब्लैकमेल कर सके कि नहीं देंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे? है ही नहीं। बासमती मत दो यार, बासमती नहीं खाएंगे, वो पंजाब पाकिस्तान का बासमती खा लेंगे। आप टेक्सटाइल आप नहीं दोगे, वो बांग्लादेश का टेक्सटाइल खरीद लेंगे। आप चाय नहीं दोगे तो वो बांग्लादेश की चाय खरीद लेंगे। हर चीज के कॉम्पिटिटर्स हैं कमोडिटीज में, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटर्स नहीं है। तो शेयर मार्केट उसी पे रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने सोने और चांदी की बात की कि उसमें जबरदस्त तरीके से आज गिरावट देखने को मिली। कल सोने और चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिली थी और उसके बाद कल रात होते होते सोने और चांदी में ऐसी गिरावट देखने को मिली जिसने एक बार फिर से शक पैदा कर दिया है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। अकेले चांदी में 24,000 तक की टूट देखने को मिली और जो सोना है उसमें 8,000। तो 24 घंटे पहले सोना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता है और 24 घंटे बाद एक तरीके से गिरावट देखने को मिलती है सोने और चांदी दोनों में। तो क्या ये आने वाले एक आर्थिक दुनिया भर में आर्थिक महामंदी की आहट है? नहीं, देखिए, अगर सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं इसका इंडिकेशन ये होता है कि आर्थिक मंदी ज्यादा आने की संभावना है। देखिए होता क्या है निधि, तेजड़िए होते हैं, मंदेड़िए होते हैं।
कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान, मूर्ख क्यों कहूं, कम बुद्धिमान लोग होते हैं। हम ये कहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग हैंड्स और वीक हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन होते हैं? जिन्हें शेयर मार्केट और सोने चांदी की चाल का पता होता है, अध्ययन किया होता है। और वीक हैंड्स कौन होते हैं? जिन्हें कुछ पता नहीं होता, मोहल्ले पड़ोस वाली बात सुनी और खरीद लिया और बेच दिया। ठीक है। अब सवाल यह है कि जब मार्केट डाउन होता है उस समय स्ट्रॉन्ग हैंड्स क्या करते हैं? चीजों को खरीद लेते हैं। और जब मार्केट के अंदर यूफोरिया क्रिएट हो जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड बेच देते हैं। लेकिन जब वो बेचते हैं, जो वीक हैंड्स हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो मार्केट में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं और फंस जाते हैं। इस मामले में डाउ जोन्स, जो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, सबसे बड़ा जिनको माना जाता है, जिसके नाम पे डाउ जोन्स इंडेक्स भी बना हुआ है अमेरिका का, उनका कहना था व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी एंड व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ जब मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड आ जाए तो तुम्हें घबराना चाहिए, और मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक आ जाए तो तुम्हें ग्रीडी हो जाना चाहिए। मतलब जब मोहल्ले पड़ोस, रिक्शे वाले, पान वाले सब कहने लगे अरे साहब सोने चांदी में तो बड़ी इनकम होने वाली है, अरे सोने चांदी में तो वो लखपति बन गया, उसने कार खरीद ली, उसने मकान खरीद लिया, इसका मतलब है कि मार्केट छोड़ के भाग जाओ। और जब लोग ये कहेंगे यार सोने चांदी में तो रिटर्न नहीं मिल रहा है, यार ये तो बड़ी वाहियात चीज है, इसको तो कुछ फायदा ही नहीं, इसको खरीद लो। तो पैसिमिज्म जो बहुत ज्यादा हो तो खरीदो, और ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हो तो, अगर 100 लोगों का, अब ये मेरी बात सुन के लोगों को आश्चर्य होगा, आप 100 लोगों से बात करो, 100 में 100 कहें कि शेयर मार्केट बढ़ेगा, इसका माने गिरेगा, और 100 में 100 लोग कहें कि मार्केट गिरेगा, इसका माने बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो जब पैनिक आ जाता है, जब लोग उसको बिल्कुल तिरस्कार कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसको खरीद लेते हैं। तो ये जो सोने चांदी में हुआ, ये तेजड़ियों का खेल है। इन्होंने फंसाते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं। जैसे बुल ट्रैप्स होते हैं और बियर ट्रैप्स होते हैं। बुल ट्रैप्स क्या होते हैं? वो बुल में चढ़ा के मार्केट को ऐसा झटका मारते हैं कि अगला चित्त हो जाए, और गिराने वाले क्या करते हैं? मार्केट को गिराते हैं, इतना गिराते हैं और अचानक उसमें खेल जाते हैं। तो ये ट्रैप्स हैं। इन ट्रैप से बचना एक बहुत बड़ी कला है, और अरबपति करोड़पति वही बनता है जिनको पता होता है खेल कैसे खेला जाता है, और जिनको बिना खेल, जैसे मान लीजिए बॉक्सिंग रिंग में आप चले जाएं बिना खेल जाने और कैसे बॉक्सिंग की जाती है, नाक वाक टूट जाएगी, वैसे ही शेयर मार्केट में होता है। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि आपकी बातों को हमारे जो दर्शक है वो समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।